हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आज मिडवल इंडिया और भारत पर मुस्लिम आक्रमण। देखिए, दिल्ली सल्तनत पढ़ने से पहले हमें मतलब मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से मुस्लिम आक्रमण करते हैं भारत पे। तो पहले उसको हम देखेंगे, उसके बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसका टाइम पीरियड जो है भारत पर मुस्लिम आक्रमण कब इसे ये करते हैं तो 712 एडी से स्टार्ट होता है और 1200 एडी तक चलता है। तो इसमें 3 लोग इम्पोर्टेंट हैं। मोहम्मद बिन कासिम पहला जो आक्रमण करता है, ये जो मुस्लिम आक्रमण है। फिर महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे और थर्ड हम मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। पहले इन तीनों लोग के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम की उत्पत्ति अरब से हुई। अरब का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनेगा कि सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जो भारत पे आक्रमण किया। तो मोहम्मद बिन कासिम, ये इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद बिन कासिम 712 में किया था दिल्ली पे आक्रमण। वह सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया। वह कहाँ आक्रमण किया तो सिंध, यानी अब ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो पाकिस्तान यानी सिंध पे उसने, सिंध के जो राजा थे दाहिर, उन्हीं पे इसने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। भारत में प्रथम जजिया कर वसूला। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले जजिया कर किसने वसूला था तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही वसूला था। जजिया कर गैर मुस्लिम को देना रहता था। जजिया कर क्या था कि जो मुस्लिम नहीं रहते थे, यानी जो हिंदू थे, उन लोगों को ये जजिया कर देना रहता था। भारत पर पहला तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था तो सुबुक्तगीन था। इसका बेटा महमूद गजनवी था। तो इसी का तो पूछा जाता है, महमूद गजनवी किसका बेटा था तो सुबुक्तगीन का। तो पहला तो हो गया कि मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया 712 में, ये इम्पोर्टेंट है, 712 में किया था फर्स्ट मुस्लिम जो आक्रमणकारी था। सेकंड देखते हैं कि महमूद गजनवी था। यह सुबुक्तगीन का पुत्र था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया तो 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण पंजाब के राजा जयपाल पर 1001 ईस्वी में किया था और सबसे बड़ा आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर, कहाँ है, गुजरात पर, गुजरात में ये किया। यह इसका 16वां आक्रमण था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 16वां आक्रमण महमूद गजनवी का कौन सा था, कौन सा था ये सोमनाथ मंदिर पे किया था। कब किया था तो 1025 में, 1025, और वो उसका 16वां आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। 1027 में 17वां आक्रमण जाटों पर किया। 17 तो आक्रमण ही किया था, तो 16वां सोमनाथ मंदिर पे किया और 17वां जाटों पर किया था। महमूद गजनवी जब भारत आया तो उसने इतिहासकार भी उसके साथ आए थे। तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अलबरूनी कौन था तो एक इतिहासकार था और किताब उल हिंद लिखा था। इसने एक बुक लिखा अलबरूनी का। पूछा जाता है कि अलबरूनी की फेमस जो बुक है क्या है तो किताब उल हिंद लिखा था। इन्हीं सब बुक से मतलब पढ़ने से ये पता चलता है कि हाँ, महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया। जो इतिहासकार रहते हैं वो सारे बुक्स लिखते हैं और उन बुक को पढ़ने से ही हमें पता चलता है कि कौन कौन से मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण किए। ऐसा माना जाता है कि जो महमूद गजनवी जब सोमनाथ पे आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर पे, तो वहाँ से उसने 700 मन सोना लेके गया था। 700 मन सोना मतलब क्या होता है, एक मन बराबर 40 केजी होता है, यानी 28,000 केजी उसने सोना लेके गया था। और 1200 मन उसने चांदी लेके गया था। 1200 गुणे यानी 40 हमने किया, यानी 48,000 केजी इसने चांदी लूटा था। महमूद गजनवी की मृत्यु कब होती है 1030 में मृत्यु हो जाती है। गजनवी की प्रमुख इतिहासकार जो गजनवी के साथ आए थे कौन कौन से थे उसके समय तो अलबरूनी था, उतबी और फिरदौसी। इन तीन लोग का इम्पोर्टेंट है कि अलबरूनी भी आया था गजनवी के समय, उतबी और फिरदौसी, ये तीनों इतिहासकार आए थे। तो महमूद गजनवी का इम्पोर्टेंट है
पहला मोहम्मद बिन कासिम और सेकंड महमूद गजनवी। इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। अब सबसे मेन आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर यानी गुजरात में किया था इसने आक्रमण। और थर्ड हम देखते हैं जो मुस्लिम था वो मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण पंजाब पर 1175 एडी में, उसके बाद 1178 में मालवा पे किया था, जो मालवा के जो राजा थे भीमथर्ड पर आक्रमण किया, लेकिन भीमथर्ड मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। मोहम्मद गोरी का देखिए इसका पृथ्वीराज चौहान के साथ कौन कौन से युद्ध होते हैं। तो फर्स्ट मोहम्मद गोरी का युद्ध होता है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। ये ईयर याद कर लीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है तो 1191 में। किसके बीच होता है तो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी के बीच होता है। देखिए इससे भी आप याद करते हैं, जैसे तराइन में 9 लास्ट में आ रहा है ना, और चौहान में भी क्या आ रहा है 9 लास्ट में, यानी चौहान के साथ होता है। और जैसे इसमें तराइन में क्या है र है, यानी गोरी, गोरी में भी र है। याद कर लीजिए कि तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध दोनों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच होता है। तो फर्स्ट में तो मोहम्मद गोरी की हार हो गई। फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान ये क्या होते हैं जीत जाते हैं और मोहम्मद गोरी की हार हुई। लेकिन सेकेंड फिर तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसके बीच होता है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी के बीच होता है। इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है, मोहम्मद गोरी जीत जाता है। फिर मोहम्मद गोरी का एक और इम्पोर्टेंट इसका युद्ध है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 में होता है। मोहम्मद गोरी वर्सेस जयचंद्र के बीच होता है। ये याद कर लीजिए, जैसे च है और ज है तो मोहम्मद गोरी तो है ही है और जयचंद के बीच होता है। जयचंद ये कहाँ के राजा थे तो कन्नौज के, जयचंद कन्नौज के राजा थे। तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद की हत्या कर दी और युद्ध जीत गया। ये मोहम्मद गोरी क्या किया, जयचंद की इसने हत्या कर दी थी और फिर युद्ध को इसने जीत लिया मोहम्मद गोरी। क्योंकि सारे लोग दिल्ली को ही जीतना चाहते थे, सबका ये मोटिव था कि हम जैसे दिल्ली को जीत लेंगे तो मतलब पूरे भारत पे मतलब माना जाएगा कि हाँ पूरे भारत में मेरा शासन है। तो आज भी देखते हैं जैसे कि मतलब दिल्ली केंद्र में जो रहता है उसका शासन मतलब लगता है कि हाँ मतलब पूरे भारत पे वो शासन कर रहा है। तो जो भी मतलब युद्ध करने के लिए आए, दिल्ली सल्तनत आता है, फिर जैसे मुगल वंश आता है, तो इन सब का था कि दिल्ली पे ही राज करना। तो फिर मोहम्मद गोरी जीत जाता है। और अब देखिए फिर इसमें बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट मोहम्मद गोरी के कमांडर बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में आग लगवा दी थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद गोरी के ही कहने पे जो बख्तियार खिलजी था, पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगाया था तो बख्तियार खिलजी ने लगाया था। कब 1199 ईस्वी में आग लगवा दी थी। ऐसा माना जाता है कि ये जो आग लगी थी ये 6 महीने लगातार ये चलता जला, क्योंकि उसमें इतनी सारी बुक थी कि सारा मतलब 6 महीने तक जलता ही रह गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट बख्तियार खिलजी ने किया। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा सिक्के पे प्रिंट करवाया मोहम्मद गोरी ने, क्योंकि जैसे मोहम्मद गोरी जब भारत आया तो उसने देखा कि जो कुछ भी चीज़ें मतलब यहाँ भारत से लूटा, तो उसने देखा कि यहाँ पे मतलब लोग लक्ष्मी माँ की मतलब जिसके भी जहाँ से भी मतलब संपत्ति लूट रहा था, तो वहाँ देखा कि इसने लक्ष्मी जी की मतलब पूजा ज़्यादा हो रही है। तो इसको लगता है कि मतलब लक्ष्मी जी की पूजा करने से ये मतलब धन बढ़ता है। तो इसको ये लगा कि हर जगह मतलब जहाँ भी जा रहा था तो लक्ष्मी माता का इसने प्रतिमा देखा, तो इसीलिए क्या किया इसने अपने सिक्के पे, ये पूछा जाता है कि सबसे पहले इसने क्या किया अपने सिक्के पे गोरी ने लक्ष्मी की प्रतिमा गड़वाया था, जबकि ये था मुस्लिम। तो इसने माना कि लक्ष्मी माता जो है वो धन की देवी हैं। मोहम्मद गोरी की हत्या खोखरों यानी जो खोखर तो एक जाति होती थी, खोखर पूर्वी मध्य एशिया की एक जनजाति थी, उसने की थी। मोहम्मद गोरी की हत्या खोखरों ने कर दी थी। तो 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु हो जाती है। तो हम देखें कि 712 एडी से देखें और 1206 में जब गोरी की मृत्यु हो जाती है तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं
1206 में जब मृत्यु हो जाती है, तो अब देखिए 1206 से 1526 तक चलता है दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी। जैसे मोहम्मद गोरी को खोखर जो जनजाति थे उसने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी, तो मोहम्मद गोरी के बाद कोई इसका तो कोई संतान भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में मोहम्मद गोरी द्वारा भारत में जीते गए प्रदेशों पे कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन स्थापित हो गया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गोरी का गुलाम था। गुलाम मतलब जैसे नौकर। गोरी का ये कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब नौकर दास के रूप में काम करता था। तो जब गोरी की मृत्यु हो गई तो यही ऐबक ने ही क्या कर लिया, दिल्ली सल्तनत का नींव रख दिया और अपने खुद शासन करने लगा और पहला राजा बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए इसका नाम भी गुलाम वंश पड़ा। क्यों? क्योंकि ये खुद गोरी का गुलाम था। गुलाम मतलब कि जैसे मतलब जो गोरी कहेगा उसको मतलब नौकर को क्या करना रहता है, करना रहता है, तो उसी को गुलाम बोलते हैं। तो खुद कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था। और इसी के साथ गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट है डेट। जब 1206 में मृत्यु हो जाती है तो 1206 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। अब स्टार्ट होता है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश कब से कब तक चलता है? तो इसका जो टेन्योर है 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश चलता है। और 1290 तक के बीच में बहुत सारे मुस्लिम आते हैं शासन करने के लिए। तो पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने स्थापना किया और पहला राजा भी बना। तो पहले इसके बारे में देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ये 1206 से 1210 मात्र 4 साल इसने शासन किया। पहला राजा गुलाम वंश का था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। वह बहुत दयालु व्यक्ति था। लाखों का दान देने के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसने इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। इसने कुतुब मीनार का, यही पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था सबसे पहले? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि जैसे कि इसके नाम में भी कुतुबुद्दीन है और कुतुब मीनार में भी कु है, तो याद ही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही सबसे पहले कुतुब मीनार का नींव रखा था। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा जो कहाँ है? अजमेर में है, राजस्थान में। ये भी किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। ये मस्जिद है। जब पोलो खेल रहा था तभी यह घोड़े से गिर गया और मृत्यु हो गई। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पोलो खेलते वक्त किसकी मतलब घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। पोलो खेल रहा था और तभी घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आता है। 1210 से लेके 1236 एडी तक इसका इल्तुतमिश का शासन था। इसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। जैसे इसने तो शुरू किया, फिर उसके बाद का जो काम था ये इल्तुतमिश ने करवाया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक अगर लग जाए तो वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। इसलिए था क्योंकि इसने राजधानी दिल्ली बनवाया, क्योंकि इसने राजधानी भी दिल्ली ही बनवा दिया। इसलिए माना जाता है कि मेन ये गुलाम वंश का मतलब दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था वो इल्तुतमिश ही था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी और इसने दिल्ली ही राजधानी बनाया। इसलिए माना जाता है कि वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। इसने एकता व्यवस्था चालू करवाई और सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण कराया। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। एकता व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू करवाई थी और सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण कराया था। 1221 ईस्वी को भारत को चंगेज खान के आक्रमण से मुक्त करवाया था। फिर इसने तुर्कान चहलगामी का निर्माण कराया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। तुर्कान चहलगामी किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। ये क्या था? एक जो 40 तुर्की सदस्यों का एक दल था। नेक्स्ट रजिया सुल्तान आती हैं शासन करने के लिए 1236 से 40 तक। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ये इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। तुर्कान चहलगानी ने रजिया व उसके पति की हत्या करवा दी थी।
जैसे तुर्कान और चहलगामी, इसमें जो 40 तुर्की सदस्य थे, ये लोग ने मिलके रजिया सुल्तान और इनके हस्बैंड के पति की मृत्यु करवा दी, यानी हत्या करवा दी। नेक्स्ट आता है बलबन। बलबन का जो है टाइम पीरियड, इसके बीच में 40 के बाद भी और भी लोग आते हैं तो उनका इम्पोर्टेंट नहीं है। बलबन का बहुत सारा काम है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 1265 से 87 तक बलबन रहता है। बलबन ने तुर्कान और चहलगानी को नष्ट कर दिया। इल्तुतमिश ने शुरू किया था और इल्तुतमिश का जो भी काम था इसने बलबन ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तुर्काना चहलगानी को इसने नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसने खुद को जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की और इक्ता व्यवस्था को भी नष्ट कर दिया। बलबन ने 2 चीज़ों को नष्ट किया था, जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था ये, और इक्ता व्यवस्था, दोनों को नष्ट कर दिया बलबन ने। बलबन ने नौरोज उत्सव प्रारंभ किया। ये इम्पोर्टेंट है कि नौरोज उत्सव किसने प्रारंभ किया, तो बलबन ने। नौरोज उत्सव क्या हो, पारसियों का एक धार्मिक त्यौहार होता है, फेस्टिवल है ये। इसने लौ व रक्त की नीति अपनाई। सिजदा और एंड पैबोस प्रथा शुरू किया। सिजदा क्या होता है कि घुटने के बल पर बैठकर, मतलब जो राजा हैं उनको चूमना। एंड पैबोस का मतलब होता है कि सुल्तान के पैरों को चूमना। तो सिजदा एंड पैबोस प्रथा किसने शुरू किया, बलबन ने शुरू किया। बलबन के बाद 2 और सुल्तान आए राज करने के लिए। बलबन के बाद भी आता है कैकुबाद आता है, फिर उसके बाद क्यूमर्स आता है। तो फिर क्यूमर्स में ही अंत हो जाता है। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। यहीं पे गुलाम वंश का वो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है गुलाम वंश। अब स्टार्ट हो जाता है खिलजी वंश। गुलाम वंश का अंतिम शासक पूछा जाता है कि कौन था, तो क्यूमर्स था। नेक्स्ट हम देखेंगे गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। अब स्टार्ट होता है खिलजी वंश। 1290 तक हम देख चुके थे। खिलजी वंश स्टार्ट होता है 1290 से 1320 तक। ये खिलजी वंश 30 सालों तक ही शासन किया। तो सबसे कम पूछा जाता है कि किस वंश ने शासन किया, तो खिलजी वंश ने। खिलजी वंश जो था दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वंश तक ही शासन किया। तो इसको खिलजी वंश की स्थापना किसने किया, इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन, कि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। और ये कब से कब तक था, 1290 से 1296, 6 साल इसने शासन किया। सबसे कम समय तक शासन किया दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश ने। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। खिलजी वंश में 2 लोग का ही इम्पोर्टेंट है, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने खिलजी वंश का नींव रखा, और उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। सेकंड देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो वास्तविक नाम अली गुरसत था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था, ये पूछा जाता है कि अली गुरसत किसका नाम था, बचपन का नाम ये था इनका, अलाउद्दीन खिलजी का। यह जलालुद्दीन का भतीजा था। जलालुद्दीन का ही भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन को मारकर अलाउद्दीन सिंहासन पे बैठा। ये सब वंश में ऐसे ही है कि अपने मतलब जो पिता हैं फिर या फिर जो भी रिलेटिव हैं उनको मार के फिर मतलब शासन पे बैठना, सिंहासन पे। तो जैसे ये अलाउद्दीन खिलजी तो था, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था और इनको मार के फिर इसने गद्दी पर बैठा था। पहला सुल्तान जिसने भूमि की नाप करवाई, ये इम्पोर्टेंट है कि भूमि की नाप किसने करवाई, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और दुआब कर में वृद्धि कर दी, ये भी इम्पोर्टेंट है। दुआब कर में सबसे पहले किसने वृद्धि किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। दुआब यानी 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को दुआब बोलते हैं। इसने शराब पर प्रतिबंध लगवा दिया। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इसके समय हुए। पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। इसने दाग एंड हुलिया प्रथा चालू किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दाग एंड हुलिया प्रथा किसने शुरू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। और देखते हैं इसमें चित्तौड़ पर आक्रमण रानी पद्मावत के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को इन्हीं को पाने के लिए ही चित्तौड़ पे इसने अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। इसने क्या किया, इसने बाजार से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अलाउद्दीन ने 2 विभाग बसाए। बहुत अच्छा काम किया था इसने।
बाजार से भी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए इसने क्या किया था, अलाउद्दीन ने 2 विभाग बसाए थे। कौन कौन से विभाग बसाए थे, दीवान मुस्तखराज और दीवान रियासत। 2 इसने, ये इम्पोर्टेंट है कि किसने बनवाए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान रियासत और दीवान मुस्तखराज। इसने सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। ये अपने आप को सिकंदर मानता था, तो इसलिए इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि कहा कि हम सिकंदर द्वितीय हैं। सिकंदर असानी और सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसने धारण किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो इसके दरबार में रहता था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अमीर खुसरो जो था वो किसके दरबार में रहता था, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। अमीर खुसरो को हम क्या बोलते हैं, तोतिए हिंद भी इसको कहा जाता है अमीर खुसरो को। और ये क्या है, खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो था, खड़ी बोली का जनक। इसके बाद इसका बेटा मुबारक खिलजी आता है। तो मुबारक खिलजी ऐसा था जो दरबार में नग्न पहुंच जाता था। ये इतना मतलब मौज मस्ती में रहता था कि ये क्या करता था कि इसको पता ही नहीं रहता था कि हम कुछ पहने हैं कि नहीं, वैसे ही ये चला जाता था दरबार में, नग्न ही पहुंच जाता था। गाजी मलिक ने खुसरू खान की हत्या करके तुगलक वंश की नींव रखी। अब देखिए फिर गाजी मलिक आता है, और गाजी मलिक क्या करता है, खुसरू खान की हत्या करके और फिर इसने तुगलक वंश की नींव रखी। तो खिलजी वंश। अब थर्ड आता है कौन सा, तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं, थर्ड हम लोग पढ़ना है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड था सबसे ज़्यादा था, और कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा किसने शासन किया, तो तुगलक वंश ने ही सबसे ज़्यादा शासन किया था। इसका जो है टेन्योर 1320 से लेके 1414 AD तक इसने शासन किया, तुगलक वंश ने। सबसे ज़्यादा शासन तुगलक वंश ने किया। इसका पहला जो था तुगलक वंश का जो राजा, ये था गयासुद्दीन तुगलक। इसी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने ही खिलजी वंश का जो नेता था उसको मार के, जो राजा था उसको मार के और फिर गद्दी पे इसने बैठा। गयासुद्दीन तुगलक 5 वर्ष तक राज किया था। इसी का नाम गाजी मलिक था। ये दोनों इम्पोर्टेंट याद रखिए कि ग से याद कीजिए कि गाजी मलिक किसका नाम था, गयासुद्दीन तुगलक का। गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक एक ही, उन्हीं का नाम था। पहला सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण करवाया। इसने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी। तुगलक वंश था तो इसलिए इसने तुगलकाबाद नगर की भी स्थापना किया था। किसने, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन के पुत्र जूना खान ने अपने पिता की हत्या कर दी। अब देखिए फिर गयासुद्दीन का जो पुत्र था जूना खान, इसने अपने पिता की ही हत्या करके फिर सिंहासन पर बैठा इसने। तो गयासुद्दीन का जो पुत्र था कौन था, जूना खान। जूना खान, इसी का नाम था, एक और नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। दोनों असली नाम जूना खान था। तो तुगलक वंश में हम लोग देखते हैं, पहला देखें गयासुद्दीन तुगलक, फिर इसका बेटा आता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसी का एक और नाम क्या था, जूना खान। इसे पागल तुगलक कहते हैं। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कर दी, और देवगिरी से फिर इसने क्या कर दिया, दौलताबाद मतलब कर दिया। दौलताबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में कर दी। इसने तांबे के सिक्के को चांदी के सिक्के के बराबर कर दिया। दशमलव प्रणाली मोहम्मद बिन तुगलक ने ही शुरू किया था। इसे बहुत राजस्व घाटा हुआ। डोब कर में यानी द्वाब कर में वृद्धि कर दी, अचानक से सूखा पड़ गया। अब इसकी किस्मत ही खराब थी। जो मोहम्मद बिन तुगलक जो भी काम करने जाता था उसमें इसको तो नुकसान ही हो जाता था, जिसके वजह से इसको पागल तुगलक, इसे पागल कहते हैं, क्योंकि इसने पहला तो ये काम कर दिया कि तांबे के जो सिक्का था उसने चांदी के बराबर कर दिया, जिससे बहुत ज़्यादा राजस्व में घाटा हो गया। और इसने दिल्ली से राजधानी भी इसने परिवर्तन किया, दिल्ली से देवगिरी किया, फिर देवगिरी से इसने दौलताबाद कर दिया। और इसने डुआब कर में भी वृद्धि कर दी, तो सूखा पड़ गया। मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी के टाइम पीरियड में इब्न बतूता आता है। इब्न बतूता ये कहाँ का निवासी था, अफ्रीका के मोरक्को का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आया था, ये था तो इब्न बतूता। बी से याद कीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक, बी आ रहा है ब, तो बस याद कीजिए कि इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसने कौन सी पुस्तक लिखी, रेहला।
ये इम्पोर्टेंट है कि रेहला पुस्तक किसने लिखा है, तो इब्न बतूता ने लिखा था। दीवान अमीर कोही विवाह की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। ये इम्पोर्टेंट है कि दीवान अमीर कोही किसने बसाया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था इसको। फिर विजयनगर साम्राज्य, उसी टाइम विजयनगर साम्राज्य को भी हरियर एंड बुक्का ने स्थापित किया। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है। इसके बाद तुगलक वंश में ही मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिर फिरोज शाह तुगलक आते हैं। इनका जो टाइम पीरियड था 1351 से 1389 तक। नेक्स्ट देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अभी तुगलक वंश ही अभी हम देख रहे हैं। तुगलक वंश में ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो तुगलक वंश में ये थे फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1389 AD तक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां की याद में इसने जौनपुर नगर का निर्माण कराया। तो इनके चचेरे भाई थे जूना खान मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई की याद में इसने जौनपुर जो नगर है इसका निर्माण कराया था। इसने फिरोजाबाद एंड हिसार नगर का भी निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक था तो एफ से देखिए फ है, फ से अपने नाम पे ही मतलब इसने फिरोजाबाद नगर का निर्माण कराया और हिसार नगर का। इसने 5 नहरों का भी निर्माण करवाया। प्रथम शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पे जजिया कर किसने लगवाया, क्योंकि उस टाइम ब्राह्मण पे जजिया कर नहीं लग रहा था। तो ब्राह्मणों पे लगवाने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए कुतुब मीनार बनाने में 3 लोग का इम्पोर्टेंट है। पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका इसको स्टार्ट किया। फिर उसके बाद इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश ने भी इसको शुरू किया था। इल्तुतमिश ने भी मतलब और उसकी ऊंचाई दिया, मतलब बनवाया। फिर कौन आया, कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल का निर्माण कराया वो फिरोज शाह तुगलक। तो 3 लोगों का पूछा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण कराने में 3 लोगों का ये सहयोग था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक ने। इसने एक विभाग दीवान बंदगान का निर्माण कराया जो गुलामों की मदद के लिए था। ये भी पूछा जाता है कि दीवान बंदगान किसने निर्माण करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जो गुलामों की मदद के लिए था। एक और विभाग बसाया दीवान खैरात। खैरात मतलब होता है गरीबों की मदद करने के लिए। ये भी किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे पहले फलों का बागवान लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। मतलब फल की बागवानी करने वाला ये सबसे पहले था, फिरोज शाह तुगलक था। हब शर्ब नामक सिंचाई कर लगवाया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हब शर्ब नामक सिंचाई कर किसने लगवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद आता है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। ये इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यह तुगलक वंश का अंतिम शासन था। बस याद रखिए कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसी के समय में 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। देखिए सारे लोग आक्रमण दिल्ली पे ही कर रहे हैं क्योंकि सबको दिल्ली ही प्रिय था। कि दिल्ली को अगर वो जीत जाते हैं तो उनको लगता है कि हाँ पूरे हम मतलब भारत पे शासन कर रहे हैं। तो अब देखिए कि तैमूर लंग ने दिल्ली पे आक्रमण किया और फिर नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंत हो जाता है। फिर स्टार्ट होता है सैयद वंश। सैयद वंश शुरू होता है 14 से लेके 1451 AD तक चलता है। इसका संस्थापक ख्रीज खां था। ये इम्पोर्टेंट है संस्थापक। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो ख्रीज खां था। अंतिम शासन अलाउद्दीन मसूद शाह था। इसका इसका अंतिम नहीं याद कीजिए, मेन ये सैयद वंश का संस्थापक कौन था, ख्रीज खां था। इसके बाद आता है लास्ट लोधी वंश। देखिए लोधी वंश का जो टाइम पीरियड है 1451 से लेके 1526 तक लोधी वंश रहता है। और फिर उसके बाद 1526 के बाद मुगल वंश का स्टार्ट होता है। तो मुगल वंश तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले का हम लोग देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत। तो लोधी वंश जो था ये अफगानी सत्ता थी। प्रथम अफगानी सत्ता लोधी वंश थी। इसका पहला सुल्तान बहलोल लोधी था। तो पूछा जाता है कि लोधी वंश का नींव किसने रखा था, तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना किया था। बहलोल लोधी का जो टाइम पीरियड था ये 1451 से लेकर 1489 तक था। इसने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। बहलोल लोधी सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला शासक था।
वो तो वंश था कि हमने वंश माना कि तुगलक वंश, लेकिन ये मान रहा है कि कौन से व्यक्ति ने सबसे अधिक तक शासन किया। तो बहलोल लोदी जो था ये सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला ये शासक था। ठीक है, इसके बाद बहलोल लोदी के बाद आता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का स्टार्ट होता है, देखिए 1489 से लेके 1517 एडी तक सिकंदर लोदी रहता है। आगरा नगर की स्थापना 1504 में की थी। मेन सिकंदर लोदी का ये काम है कि इसने आगरा नगर को बसाया था। आगरा नगर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। और कब इस्टेब्लिश किया था? 1504 में इस्टेब्लिश किया। यह फारसी कविता गुलरुखी लिखता था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सिकंदर लोदी के ये गुलरुखी किसने लिखता था? सिकंदर लोदी ने। गज सिकंदरी का प्रयोग सिकंदर लोदी ने किया। ये एक पैमाना था, तो इसी को गज सिकंदरी बोला जाता है। गज सिकंदरी का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो सिकंदर लोदी ने किया। और लास्ट लोदी वंश का था इब्राहिम लोदी। 1517 से स्टार्ट होता है और 1526 तक इब्राहिम लोदी शासन करते हैं। 1526 दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का पूछा जाता है कि अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। पहला सुल्तान जो युद्ध में मारा गया, इसके चाचा दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किया। बाबर को बुलाते हैं आक्रमण करने के लिए, तो बाबर क्या करते हैं? इब्राहिम लोदी को पराजित कर देते हैं और जिसके इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे ये दिल्ली सल्तनत का नष्ट हो जाता है, दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाती है। और फिर अपना मुग़ल वंश की बाबर ने मुग़ल वंश का नींव रख देता है 1526 में। तो देखिए इस प्रकार ये दिल्ली सल्तनत था। और इसके पहले हम लोग देखें कि सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं। ये भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से 3 लोग के बारे में हम बताए हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारी 3 आते हैं, वो तीनों आक्रमण करते हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा दिल्ली सल्तनत। तो देखिए ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, सीक्वेंस में ही आप लर्न करेंगे तभी जाके याद होगा कि किसके बाद कौन सा वंश आता है। थैंक यू।